अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में 3 अहम इश्यूज़ हैं जिन पर मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे जो एक इंतहाई अफसोसनाक कौमी सानिया कल पेश आया, जहाँ घोटकी में हमने देखा ट्रेन का हादसा हुआ, 50 से ज़ायद कीमती जानों का ज़िया, कई लोग ज़ख्मी और इसमें एक घर वो भी था जो बारात की शक्ल में जा रहा था और फिर वो रोते रहे, कुछ की लाशें तलाश करते रहे और जो कुछ हुआ एक बहुत बड़ा सानिया है, एक बहुत बड़ा अलमिया है। और अगर कहा जाए कि उस पर जितना गैर ज़िम्मेदाराना रवैया हमें हुकूमती वज़रा का देखने को मिला और जिस तरह के बयानात सामने आए, और मैं सिर्फ हुकूमत ही को यहाँ पर मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगा बल्कि अपोजिशन भी जिस तरह की बातें कर रही थी, तो बज़ाहिर ये लग रहा था कि ये दर्द इस वक्त आवाम का या वो तमाम कीमती जानें जो ज़ाया हुई हैं उनका नहीं है, बल्कि हर कोई अपनी अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहा है। हुकूमत कहीं ये तमाम तर मामला साद रफ़ीक साहब जो माजी में वफाकी वज़ीर रेलवे रहे उन पर डाल रहे हैं। तो कोई कह रहा है कि ये ट्रेन का कसूर है, ये ना माजी का कसूर है ना इस मौजूदा हुकूमत का कसूर है, बल्कि ये ट्रेन का कसूर है कि वो ख़राब हो गई, या पटड़ी का कसूर है कि वो टूट गई जिसकी वजह से वाक़या पेश आया। बहरहाल एक गैर ज़िम्मेदारी है। मैं फिर भी आज़म सवाती साहब ने जो बयानात दिए हैं उनको फिर भी बेहतर समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई शक नहीं कि रेलवे हुक्काम हादसे के ज़िम्मेदार हैं, मज़ीद तहकीकात होंगी। लेकिन वो जो अखलाकियात पर मबनी हम लेक्चर दिया करते थे और ये PTI के ही लोग कहा करते थे कि जब ऐसा वाक़या कहीं बैरून मुल्क पेश आता है तो वज़ीर मुस्ताफ़ी हो जाता है। बहरहाल यहाँ पर मंतक ये है कि क्या मेरे मुस्ताफ़ी होने से कीमती जानों के ज़िया का कोई अजाला हो जाएगा, इस वक्त उनका थिंकिंग प्रोसेस ये है। तो ओवरऑल एक तरफ तो वो पाकिस्तान की अवाम है जिनकी कीमती जानें गई हैं, जो ख़ानदान जिनके प्यारे उनसे जुदा हुए हैं, और दूसरी जानिब ये रवैया है। मैं इस हादसा और टेक्निकलिटीज़ तो यकीनन इब्तदाई रिपोर्ट कुछ चीज़ें बता रही है लेकिन अभी हतमी नहीं है, लेकिन मैं मजमूई तौर पर इस तरह के हादसे और उनके बाद होने वाले रवैये, चाहे वो इस हुकूमत में हो रहे हों या माजी की हुकूमतें थीं तो तब होते रहे हैं, मैं चाहूँगा हम उन पर बात करें। और फिर साथ साथ जिस तरह से ये कहा गया पंजाब से, मैं तो उसको ज़िक्र भी उसका क्या करूं कि जिस तरह से पहला हादसा इसको करार देकर अल्हम्दुलिल्लाह भी कह दिया, ये ज़रा और ज़्यादा परेशान कुन मामलात हो जाते हैं और ज़्यादा मेरे ख्याल से गम बढ़ जाता है जिनकी पहले प्यारे उनसे दूर गए होते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले तो इस मामले पर बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और जो अहम वाक़या है जो जिस पर वज़ीर आज़म साहब वज़ीर ख़ारजा बयानात दे रहे हैं, वो बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया है। जो हम देख रहे हैं कि कनाडा में एक वाक़या पेश आया कि एक नौजवान ने ट्रक चढ़ा दिया जो एक फ़ैमिली मुसलमान फ़ैमिली इंतज़ार कर रही थी उस पर, और 4-5 कीमती जानों का ज़िया रिपोर्ट हो रहा है। 4 के करीब लोगों की जानें गई हैं, एक बच्चा जो वाहिद बच्चा है वो शदीद ज़ख्मी है। इस इस्लामोफोबिया पर बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने माजी में भी इंटरनेशनल फोरम्स पर की, ओवरऑल भी की जाती है। जो कनाडा के हुकाम का रिस्पॉन्स है वो बड़ा पॉजिटिव है, जिस तरह से वो मुसलमानों और सबके साथ खड़े होने की बात उनके वज़ीर आज़म कर रहे हैं और जिस तरह की वो एक पुरअमन और बेहतर कम्युनिटी है। लेकिन उसमें भी हम इस तरह के वाक़यात देख रहे हैं। हमने ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि न्यूजीलैंड जहाँ पर क्राइम रेट बहुत कम है, वहाँ जैसे एक बहुत पुरअमन मुल्क में भी हमने एक वाक़या देखा था जहाँ एक मस्जिद पर गन अटैक किया गया था। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, मैं चाहूँगा थोड़ी सी बात हम इस पर करें। और फिर तीसरा और अहम मामला हमारा रहेगा मेहमानों की मुनासबत से, जो इस वक्त फ़ौजी अड्डों के हवाले से बातचीत चल रही है और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स और दीगर अखबारात लिख भी रहे हैं अमेरिका की ख्वाहिश है, पाकिस्तान का इनकार है। बहुत से लोगों का ये मानना था कि शायद पहले से कुछ कमिट कर लिया, लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक हतमी तौर पर अब तक कुछ कमिट नहीं किया गया। लेकिन दिलचस्पी अमेरिका की ज़रूर है और कहा जा रहा है कि शायद देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई डील ब्रेक हो जाए और पाकिस्तान अगर ये अड्डे देगा तो अब ये गैर मशरूत नहीं होंगे बल्कि पाकिस्तान की शराइत के तहत ये ऑपरेट होंगे। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आखिर में हम इस पर बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नासिर बेग चुगताई साहब हमें प्रोग्राम में कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आपके वक्त के लिए भी। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी सीनियर तज्जियाकार हैं, कराची से ही हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा और जो अलमिया है, जो सानिया है, जो बहुत बड़ा सानिया है, इतनी ज़्यादा कीमती जानें, इस तरह का ट्रेन हादसा, ये तो एक तरफ है जितनी इस पर दुख का इजहार किया जाए वो कम है, लेकिन रवैयों पर सर क्या कमेंट करेंगे? कैसे देखते हैं आप इस वक्त वज़ीर रेलवे जो बात कर रहे हैं, वज़ीर इत्तलात जो बात कर रहे हैं, मलबा कब तक डालेंगे आप कि अब 2.5-3 साल भी क्या तमाम, अब आपको कभी तो जवाबदेह होना पड़ेगा या आप तमाम तर खराबियाँ आज भी माजी पे डालते रहेंगे और मामलात यूँ ही चलते रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए,
जुर्रतमंदाना कदम तो यही होता है कि इंसान अपनी गलती तस्लीम करे और इस्लाह की तरफ बढ़े। आप गलती को तस्लीम ना करें और उसी के ऊपर आप सारा बहस मुबाहिसा चलाते रहें तो फिर आप बहुत सारी फजूल बातें भी करेंगे, बहुत सारी बहानाबाजी भी करेंगे और उससे बजाय इसके कि अवाम में कोई उनका जो गम गुस्सा है वो कम हो इस बात पे, वो मज़ीद बढ़ता है। जैसे आपने बयान सुना हमारे ये फिरदौस आशिक अवान का, ये ज़्यादा बोलने से आप ऊट पटांग किस्म के बयान देना शुरू कर देते। दुनिया में जहां भी कहीं है, हुकूमतें हर जगह इसी तरह 4 साल बाद बदलती हैं, 5 साल बाद बदल जाती हैं। कहीं 4 साल है हुकूमत का पीरियड, कहीं 5 है, और लाजमन कहीं ना कहीं किसी ने पीछे कोताही की होगी, किसी ने आगे। लेकिन ये देखने में आया कि हमेशा इखलाकी तौर पे वो जिम्मेदारी उसी हुकूमत ने तस्लीम की है जो उस वक्त हुकूमत में थी। वो लोग जो हुकूमत में थे उन्होंने जिम्मेदारी तस्लीम की। और अब्बा वॉल जन साहब, ये कौन सा कोई 2 महीने हुए हैं इनको हुकूमत संभाले हुए कि ये वाकया पेश आ गया है? ये तो अब मतलब इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग टाइम नाउ। महीने भी हुए होते तो चूंकि ये इसमें इंसानी जानों का ज़िया है और मकसद ये नहीं होता कि आपने इस पर सियासत करनी। मकसद ये है कि आपने हमदर्दी जतानी है, आपने जिनके प्यारे चले गए उनके गम में दुख में शरीक होना है, और आप कोई भी ऐसी बात, ऐसी कहानी, ऐसा किस्सा नहीं करना चाहते जिससे कि ये मालूम हो कि आप सियासत कर रहे हैं, आप कोई किसी से हमदर्दी नहीं रखते। ये एक जालिमाना फेल होगा। लिहाजा आप फौरी तौर पे हमदर्दी भी करते हैं, उनका दुख बांटने के लिए भी कहते हैं और कहते हैं जी मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूं क्योंकि ये बहुत ही अंदोनाक वाकया हुआ है और मुझे इसका बड़ा दुख है। वो अलग बात है कि प्राइम मिनिस्टर फिर इस्तीफा नहीं कबूल करते या कोई और बात, लेकिन वो नहीं हुआ। और जो बयान दिया गया वो और भी ज्यादा बुरा कि क्या वो जाने वापस आ जाएंगी। जाने तो नहीं वापस आती, कभी भी गई हुई जान वापस नहीं आएगी, लेकिन बासूरत अगर किसी ने कोई कत्ल किया है वो जिम्मेदार तो है ना उसका, जान तो नहीं वापस आएगी। तो ये चीजें जो हैं इनके हमेशा नफ्सियाती और कुछ अखलाकी पहलू होते हैं इन चीजों के, जिसकी तरफ ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए बजाय इसके कि हर बात पे सियासत की जाए। और यही काम अपोजिशन ने भी किया। तो मेरा ख्याल है कि हमारे रवैये बदलने की जरूरत है। रवैये लाजमन इंसानियत से हटके हैं, जिम्मेदार हुकूमत या जिम्मेदार शहरियों की सोच से हटके हैं, इखलाकियात से दूर हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, कोई महज़्ज़ब माशरे के ये शायर नहीं। राइट ही सर। जन साहब, मैं तो ये सोचता हूँ बेग साहब की जानिब लेकर जाऊँगा। बेग साहब, जो तो अब हम लोग यहाँ बैठे, अगर हमारे दिलों में इतना गम गुस्सा बढ़ रहा है तो जिनके प्यारे गए होंगे, जब वो देखते होंगे ये तमाम तर चीज़ें टीवी स्क्रीन पर और बयानात, उन पर क्या बीतती होगी? मैं तो ये समझने से कासिर। बहुत खौफनाक सूरत हाल है, और इससे ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल वो है जो जनरल साहब ने अभी बताया कि क्या रवैये हैं हमारे, किस तरह हम बात कर रहे हैं। उस ट्रेन में एक बारात भी थी, लोग ढोलक बजा रहे थे, गीत गा रहे थे, और फिर वो हादसा हो गया। अब अंदाज़ा लगा लें क्या सूरत हाल होगी। एक साहब के 4 ख़ानदान के 4 अफराद चले गए, अब उनको तलाश करते फिर रहे हैं। ज़ाहिर है वो नहीं रहे इस दुनिया में। तो एक बहुत अफसोसनाक वाक़या था। इसका इसी तरह हमें रिएक्शन करना चाहिए था, लेकिन जनरल साहब ने सब कुछ कह दिया। फिरदौस आशिक अवान ने क्या कहा और वज़ीर रेलवे ने क्या कहा। एक वज़ीर और थे हमारे पीपल्स पार्टी के ज़माने में, उनका भी ये जुमला था कि मैं तो अगर चाहूँ तो अब मैं दे दूँ इस्तीफ़ा, क्या ये लोग वापस आ जाएंगे। ये इंतहाई अहमकाना दलील है। ये एक इंतहाई गैर अखलाक़ी दलील है। ये एक आवारा दलील है जो ये लोग देते हैं अपनी खाल बचाने के लिए। इनकी मोटी खालें हैं बहुत ज़्यादा, इन पर दुर्रे पड़ने चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कुछ वाक़यात कि हुआ क्या। हुआ ये कि हादसा होने के बाद 6 घंटे के बाद रिलीफ ट्रेन पहुंचती है। अगर ये रिलीफ ट्रेन 4 घंटे में पहुंच जाती, आज कोठरी पे होती वहाँ से पहुंच जाती, 3 घंटे में पहुंच जाती, चले 4 घंटे बाद पहुंच जाती, तो शायद, खैर मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन शायद कुछ लोग जानें बचा ली जाती, कुछ लोग ज़्यादा ज़ख्मी नहीं होते, डब्बों को जल्दी उठा लिया जाता। उस ट्रेन के साथ कटर था, क्रेन थी, सब होता है, और वो ट्रेन पे लदा हुआ होता है। ये नहीं होता कि आप उसको लाद के फिर
सिस्टम में डालें। बेग साहब, इस पे एक सवाल तो फिर अंदरूने सिंध और वहाँ के जो हेल्थ सिस्टम है उस पर भी उठता है ना। एम्बुलेंसेज नहीं थी, लोगों को कम थी, आप चिंचियों और गदा गाड़ियों पर डालकर अस्पताल ले जाते रहे। वो ट्रेन पहुँच जाती तो फिर दूसरा प्रॉब्लम ये था कि आपके पास आगे ट्रांसपोर्टेशन कोई नहीं थी उनको नियर बाय हॉस्पिटल्स ले जाने। देखिए वो इलाका बहुत वो शहर नहीं है, वो शहर से दूर बहुत कच्चा इलाका है। वो ऐसा इलाका है जहाँ सड़कें नहीं हैं। ये ढेर की शहर की बात नहीं हो रही है, बहुत आगे की बात हो रही है जो रहीम खान के पास है। वहाँ एम्बुलेंस पहुँची, ईदी पहुँचा, वहाँ और लोग पहुँचे। ज़्यादा जो टाइम लगता है पहुँचने के अंदर वो तो लगता है ना। डिप्टी कमिश्नर पहले पहुँचता है, वो 1 घंटे में पहुँच जाता है, जो रास्ता 1 घंटे का है वो। लेकिन ट्रेन की तो पटरी का रास्ता क्लियर था मेरे भाई, वो रास्ता ख़राब नहीं था, वो रास्ता बिल्कुल क्लियर था। फिर वो जो डीएस है जिसको अब ये पागल कह रहे हैं, वो ये कह चुका था कि 14 मुकामात पर इसके वीक स्पॉट्स हैं, उनकी मरम्मत कर दें आप। उसका भी उन्होंने पागल करार दे दिया है। मेरा ख्याल है गिरफ्तार भी कर लेंगे और कुछ उसके साथ होगा भी। तो ये हुआ। फिर ये कि फ़ौज ने, रेंजर्स ने जो काम किया तो कमाल का काम है, लेकिन जो वहाँ के देहातियों ने काम किया उसको देखें तो आपका दिल भर आएगा। वो जो कुछ था उनके पास, माल मता, खाना पीना, शरबत वरबत सब उठा के ले आए और सब उन्होंने लोगों में बांटना शुरू कर दिया। वहाँ के कुछ और इदारे भी आ गए। तो एक तरफ इंसानियत थी और एक तरफ बदनज़मी थी। हमारा वज़ीर कब पहुँचता है वहाँ पर, कुछ अंदाज़ा है आपको? 7 घंटे के बाद। वो वज़ीर क्या कर रहा था उसको प्राइम मिनिस्टर ने उठाया मेरा ख्याल है, क्योंकि पहला ट्वीट प्राइम मिनिस्टर का आया है कई घंटे के बाद कि मैंने वज़ीर रेलवे से कहा है कि वो फ़ौरन जाए। पता ही नहीं था वज़ीर रेलवे को, शायद अपने गाँव में थे, इब्बन पार्टी वगैरह कर रहे थे, तो उनको तो पता ही नहीं था। अब जाके उन्होंने जो कुछ किया है कि साहब क्या मैं अगर अपनी जान दे दूं और क्या मुझे सज़ा हो जाए तो क्या लोग वापस आ जाएंगे। ये जो हुकूमत ने गलती की है, इंतज़ामिया ने गलती की है। साद रफ़ीक के ज़माने में जो हादसा हुआ उसका ज़िम्मेदार साद रफ़ीक है, जो वाक़ई पीपल्स पार्टी के ज़माने में हुआ उसका ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी है। कोई नहीं कह सकता कि माजी की हुकूमतों ने ख़राब किया, आपने आके क्या किया। आपको 3 साल मिल गए थे, इसमें आपने क्या किया। आप ML1 का ढोल पीट रहे हैं। ML1 बनेगा तो लोग बचेंगे। इसका मतलब मैंने कल भी अर्ज़ किया था, आज भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि ML1 नहीं बन पा रहा, 7-8 साल लगेंगे उसको बनने में कम से कम, तो फिर ट्रेन ही बंद कर दें। और ये मुझे लग रहा है एक साजिश का हिस्सा है। देखिए एक ज़माने में ये हुआ था कि रेल ख़राब की गई थी, ट्रेन सर्विस ख़राब की गई थी ताकि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट माफिया को एक ढील मिल सके, उनका कारोबार बढ़ सके। और कारोबार बढ़ा उनका वो कारोबार बढ़ा। अब फिर मुझे ये लग रहा है PTI की हुकूमत में तकरीबन 400 हादसा हो चुके हैं, सबसे ज़्यादा हादसा इस दौर में। जिस तरह सबसे ज़्यादा कर्जे इन्होंने लिए, इस तरह ज़्यादा हादसा भी उन्होंने किए। शेख रशीद साहब के आते साथ ही कितने हादसा हुए और कितनी बिलावजह की नई ट्रेनें चलाई गई जो खसारे में रहीं, तो एक फिर तवील तारीख बंद हो गई ना, वो ट्रेनें बंद हो गई, वो ट्रेनें क्योंकि गुंजाइश नहीं थी। राइटली सेड। बेग साहब मैं ज़रा ब्रिगेड साहब की जाने बढ़ूँगा। ब्रिगेड साहब ये खुद बताया जा रहा है और आज़म स्वाति साहब ये कह रहे हैं कि DS ने बता दिया था 2 दिन कबल कि ये रेलवे जो है सखर वाला ट्रैक, ये अब इस पर ट्रेन नहीं चला सकते, ये इस काबिल ही नहीं है। सवाल तो ये है कि ये अगर बता दिया गया था तो फिर किसने इजाज़त दी और कैसे ये ट्रेन चल रही थी और कौन चलने दे रहा था। फिर अब आप ये DSCS और इन पर डालेंगे बात, या अगर कोई एक बंदा इतला दे देता है पेशगी कि ये ट्रैक की ये सूरत हाल है, बराए मेहरबानी इस पर अब ना ट्रेन लाएँ जब तक मुरम्मत नहीं हो जाए, और आला हुकाम नहीं मानते और फिर भी ट्रेन वहाँ से गुजरती है और हादसा हो जाता है, तो मुर्द इल्ज़ाम आप किसको ठहराएं? देखिए अरसलान, इसमें 3-4 चीज़ें बहुत आम हैं। नंबर 1 कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सही जाती है वो ये, नंबर 1 जो इसको चीफ ऑपरेशनल जो होता है रेलवे का मैनेजर, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, जिसको पता होना चाहिए कि सारा रोड पर दी है। चीफ इंजीनियर रेलवे जिसका ट्रैक की मेंटेनेंस, तमाम चीज़ों की मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नंबर 3 DS रेलवे को 4 दिन पहले चीफ इंजीनियर ने लेटर भी लिखा कि जी आपको सारा पैसा भी मिल गया, आपको मटेरियल दे दिया, ओवर एंड अबव दिया है, प्लीज डू इट, दे डिडंट डू। इससे पहले एक इंक्वायरी हुई है DS रेलवे की, जिसमें इंस्पेक्टर जो आए थे ग्रेड 20 को इंस्पेक्टर करके इंक्वायरी करके कहा दिस DS रेलवे इज मेंटली सिक, he is psycho, he needs treatment, he should be changed, nothing like that। ये तो मैं बता रहा हूँ, ये बातें हैं। सेकंड, जब वहाँ से चली है ट्रेन तो उसका पीछे एक आपको पता है बोगी नंबर 10 ख़राब थी, उसकी
वो ख़राब थी, क्या ख़राब थी, जिसकी वजह से मेन एक्सीडेंट हुआ। तो एक तो ये बात हो गई। सेकंड ये है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत से लोगों की, और एक हमें सीखना चाहिए कि वी मस्ट ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर रेलवे के मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही शुड ओन इट। अगर चीफ एग्जेक्टिव है, ही शुड ओन इट। और ये जो है ना, टू अ पोर्शन ब्लेम के जी उस पर डाल दिए, इस पर डाल दिए, इफ यू कैनॉट डू इट। रेलवे का ये ट्रैक जो सक्खर और ये घोटकी के नज़दीक कब से ख़राब है, मेंटेनेंस नहीं है, ज़ाहिर है निशानदही तो पैसे भी आगे किया, नहीं ठीक किया गया, और उसके बाद किसी को परवाह नहीं, इसलिए कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज किसी को सही हेड रोल हो और उसको घर भेजा जाए डिसमिसल करके, इतने लोगों की जान गई है। देखें सर, कभी ट्रेन चलने नहीं देंगे, गलत। हमारी प्रॉब्लम ये कि हम आज एक हफ्ते बाद फिर इसको भूल जाएंगे। इशू ये हमारा। और ये गरीब लोग, मुझे ये बताइए कि 60% हमारे जो गरीब लोग हैं सारे ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो वो क्या करें अगर ये नहीं, ये इनके साथ होगा तो कहाँ जाएंगे वो? गुलाम अहमद बलोच साहब ने जो तबाही की रेलवे की, वो ये की कि उन्होंने वहाँ पर बिल्कुल रेलवे को ख़त्म कर दिया और अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलानी शुरू कर दी, दबा के उन्होंने जैसी, जिससे ये इसका और सत्यानाश हुआ। अब आप बताइए कि अगर ये मेंटेनेंस, हम ML1 के जो गीत गाते रहते हैं, 300 अरब रुपए की ऑरेंज ट्रेन बनी है लाहौर में, 2 लाख टोटल लोग उसकी फैसिलिटी को अवेल करते हैं महीने में या 1.5-6 महीने में। इसी तरह आपकी मेट्रो है, इसी तरह आपकी मुल्तान ट्रेन है। ये 300 अरब रुपए से क्या हम पूरी रेलवे की मेंटेनेंस नहीं कर सकते थे? हमारी प्रायोरिटीज फर्क है। जहाँ हमें पर्सनल पैसा कमीशन है वो चीज़ों में जाते हैं। ये हमारी एज ए नेशन साइकिल चेंज करने की जरूरत है। आई थिंक ये अनफॉर्चुनेट है कि इतने गरीब लोग जो बेचारे क्या क्या अरमान लेके जा रहे होंगे, और वो जिस तरीके से वो मारे गए, उसके बाद जो ज़ख्मी हो गए हैं, वो अब उनका कौन 15 लाख इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ, नथिंग, इट्स अ ब्लडी जोक। ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको ये देखें कि क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे टेक्निकल लोग कौन हैं? क्या मिनिस्टर रेलवे उसको लगाते हैं रेलवे की समझ ला के बिठा दिए, चलो जी बात का काम ख़त्म हो गया। दिस इज़ नॉट द वे। यू नीड टू हायर प्रोफेशनल। आपने इसमें 80% नॉन प्रोफेशनल सफारती लोग रखे हैं जो आते भी नहीं और बड़ा एहसान करते हैं, छोटा सा काम करते हैं। राइटली सेड गिरसम, आपने दुरुस्त फरमाया कि ये यकीनन एक तो अभी हम इसको देखेंगे ना, जो मामला है फॉर द फेस ऑफ इट, बाकी जो बहुत सारी चीज़ें हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई, और फिर जो बहुत सारी चीज़ें अब भी 2-2.5 साल में हो जानी चाहिए थी वो भी नहीं हुई। और उसमें इनके वज़ीर ही रहे पहले जनाब शेख रशीद साहब और अब आज़म सवाती साहब। तो कुछ सवालात तो अभी पहले ये कर लें जो मुस्तक़बिल, जो हाल के अभी नियर हाल के हैं उस पर सवाल कर लें आप, और फिर उसके बाद आप ज़रूर पीछे तक जाएं। लेकिन अगर आप इन्हीं पे ही नहीं कोई एहतसाब करते तो कहते हैं जी पीछे का हम करेंगे, वो एक मामला ज़ाहिर है मुख्तलिफ है, मुश्किल है। ये एक वाक़या नहीं है। ओवर द वीकेंड हमें बहुत सारी फुटेजेस मेनली सोशल मीडिया पर हमें कराची से मिलती रहीं, बैरिया टाउन के हवाले से भी, और वहाँ पर भी अब मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं, मुख्तलिफ़ बातें बताई जा रही हैं। मैंने एक प्रोग्राम वहाँ से काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी साल पहले कंडक्ट किया था, और बाकायदा जिस तरह से कब्ज़ा किया जा रहा था वो घोट पर और उन ज़मीनों पर, वो तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखे थे। आने वाले दिनों में मैं उस पर भी ज़रूर बात करूँगा, लेकिन फ़िलवक्त एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आकर हम अपना नेक्स्ट जो इशू है इस्लामोफोबिया, उस पर बात करेंगे। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। एक अफसोसनाक वाक़या ओंटारियो में आज पेश आया। कनाडा जो कि एक पुरअमन मुल्क यूजुअली समझा जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहाँ वाक़यात नहीं होते हैं और अब बढ़ते जा रहे हैं, जो कि ज़्यादा तशवीशनाक बात है। लेकिन ये वो ममालिक हैं जिनकी हुकूमतें भी तमाम मज़ाहिब को साथ लेकर चलती हैं, जो ममालिक की आबादी का तनासुब भी इस तरह से है कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और निस्बतन पुरअमन तसव्वुर किए जाते हैं। वहाँ पर इस तरह के वाक़यात का होना, ये इस्लामोफोबिया का एक मामला है। जनरल साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, कैसे देखते हैं आप इस वाक़े को, या इससे मिलते जुलते वाक़यात अगर आप यूरोप में देख लें, बरतानिया में देख लें, अमेरिका में देख लें, इनमें इजाफ़ा होता जा रहा है। हु टू बी ब्लेम्ड? उनकी अपनी हुकूमतें
जो बहुत इस्लामोफोबिया का प्रचार करती रहीं, या ये लोगों का अपना एक माइंडसेट है जो उनको इस तरफ लेकर जा रहा है? देखिए, सिर्फ माइंडसेट नहीं है ये। अगर आप देखें फ्रांस के जो सदर थे उनके अगर आप स्टेटमेंट्स पिछली देखें तो उन्होंने इस्लाम के बारे में जो कुछ कहा, यहाँ पे हमारे वो लब्बैक वाले जो तहरीक चला रहे थे वो इसी वजह से चली। आप इसको दूसरे अंदाज से देख कि पाकिस्तान में अगर किसी क्रिश्चियन का कोई वाकया हो जाता है, अदालत से सजा हो जाती है, वो सजा गलत हुई या सही हुई, जो कुछ भी हुआ, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि मगरबी दुनिया से हर तरफ से आवाजें उठनी शुरू हो जाती हैं। वो उनको नाज़मन वहां आके उनको मजहब की वो तफरीक नजर आती है कि यही काम अगर कहीं इस्लाम के बारे में किया जा रहा है तो वो उसको तो नहीं, लेकिन अगर कोई क्रिश्चियन पकड़ा गया है ये कुछ है तो वो सारे फिर उसको शरीयत देने के लिए तैयार होते हैं, अज़ाइलम देने के लिए तैयार होते हैं। ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ा एम्बेडेड चीज़ है, इनके जहनों में बैठी हुई चीज़ है। लीडर्स चूंकि पढ़े लिखे होते हैं और बड़े आर्टिकुलेट होते हैं अपनी बातचीत में, तो वो जाहिर नहीं होने देते। फ्रांस के सदर ने तो थोड़ी हमाकत की, लेकिन अमूमन ये जाहिर नहीं होने देते। ये बारक ओबामा भी जब आपने देखा था कि इलेक्ट हुआ था तो उसके खिलाफ कैंपेन चली थी कि ये मुसलमान है, उसको यकीन दहानियां करानी पड़ी अपने क्रिश्चियन होने की, उसको अपने पुरानी तालीमात और सर्टिफिकेट दिखाने पड़े कि वो क्रिश्चियन है, और बाकायदा चर्च जाना शुरू हुआ। वो ये मैं समझता हूं कि वो मजहबी नफरत कम या ज्यादा मुख्तलिफ लोगों पे मौजूद है। अब ये जैसे हम इस्लामफोबिया कहते हैं, ये तो खास तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज के ऊपर बहुत बात की है, वो काफी सेंसिटिव है इस इशू के ऊपर और होना भी चाहिए। ये बढ़ती जा रही है वक्त के साथ साथ। उसकी बुनियादी वजह ये हुई है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनको अमेरिका ने ही क्रिएट किया, मगरबी दुनिया ने पैदा किया, मगरबी दुनिया ने इस्तेमाल की, और फिर यही चीज इस्लाम से जोड़ के ये कहना शुरू कर दिया कि जी इस्लाम जो है वो टेररिज्म करता है। ये वो खराबी है जो कि आम आदमी नहीं समझता। आम आदमी को या अक्सर लोगों को ये नहीं है कि अलकायदा और दाइश भी अमेरिका ने पैदा की थी, और आज अगर वो सिंबल बनी हुई है टेररिज्म की और उसको आप इस्लाम से जोड़ते हैं तो ये भी आपकी साजिश का हिस्सा है, वरना तो उनका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। मुसलमान सारे दहशतगर्द तो नहीं, ये तो बाई चांस के जिनको आपने बनाया वो मुसलमान थे तो आप टेररिज्म में मुलव्वस थे। लेकिन अगर आप मुसलमानों को देखें तो मुसलमान ऐसा सच तो पूरे दुनिया में फैले हुए जो मुसलमान है वो ये काम तो नहीं करते, लेकिन वो लेबल लगाया, फिर उनको कॉर्नर किया, फिर यही मुसलमान जो हैं इनको टारगेट करना शुरू कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बड़े पुरअमन, जो न्यूजीलैंड की जैसे आपने जिक्र किया, दुनिया का पुरअमन तरीन मुल्क है। इसी तरह कनाडा बहुत ही पुरअमन मुल्क है, एक सोसाइटी है जो टॉलरेंट है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें वाकयात वहां हुए। तो ये मेरा ख्याल है कि इसके लिए बॉटम लाइन इज जनरल साहब के जो भी एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं या एक्सट्रीमिज्म का जो वाकया है उसको किसी मजहब से, हमारा तो ये स्टांस रहा है पहले दिन से और यही हम कहते आए हैं कि आप उसको मजहब के साथ नहीं लिंक करें। ये तो कहीं पे भी ऐसे नासिर हो सकते के लिए कोई कोशिश मगरबी दुनिया ने नहीं की उसको काउंटर करने की। बिल्कुल ये सबसे बड़ा बेग साहब की जानिब बढ़ूंगा। वो बड़े सेंसिटिव है। बेग साहब आप कैसे देख रहे हैं सर ये बढ़ते हुए ये वाकयात को, और वाकयात माजी में भी हुए हैं, मैं जहाँ पर हम तनकीद करते हैं क्योंकि हमारी सरकार है हम करेंगे, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमें अच्छा रिस्पांस इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म देते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब टाइमली रिस्पॉन्ड करते हैं उसको, तो ये चीज़ें कम से कम अपनी गिवन कैपेसिटी में तो यही कर सकते हैं। और फिर वहाँ की हुकूमत जिस तरह से खड़ी होती है और कहती है कि हम तमाम कम्युनिटीज़ तमाम रिलीजन के लोगों के साथ हैं, वो भी एक बेहतर चीज़ है जो इस सब में सामने आती है। अच्छा, मखदूम शाह महमूद साहब का खिताब आज कौमी असम्बली में हुआ कि मगरिब ये करे, मगरिब को ये करना चाहिए, फ्रांस को ये करना चाहिए, अमेरिका को ये करना चाहिए, बहुत ज़्यादा उन्होंने मशवरे दिए हैं। अफ्रीका मुस्लिम उम्मा को यकजा करना चाहिए। मैं OIC से कहूँगा, OIC कुछ नहीं करेगी, कोई बताए मुझे। OIC की 2 रेजोल्यूशंस हैं इस्लामोफोबिया पर, बहुत तगड़े वाले हैं, एक पुत्राजाया समिट का और एक मक्का समिट का, दोनों में मैं मौजूद था और दोनों के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वो कुछ जो जिसके पीछे सऊदी अरब था, जिस फार्मूले के पीछे, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर सूरत हाल क्या है? यहाँ पर आप कनाडा से कह रहे हैं ताहिर अशरफी साहब कि कनाडा अपने दहशतगर्दों पर काबू पाए, कुछ करे,
क्या कह रहे हैं आप, किससे कह रहे हैं भाई? वो मुल्क कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, वो शर्मिंदा है। उसका प्राइम मिनिस्टर टीवी पर आकर माफ़ी मांग रहा है, लोगों से कह रहा है कि हमारे मुल्क में इसकी गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब एक माहौल। और फिर वहाँ के लोग, आज वहाँ जो सूरत हाल है, वहाँ पूरी सड़कों पर लोग गुलदस्ते रख रहे हैं, फूल रख रहे हैं उनके लिए। तो ही वहाँ ओपिनियन बिल्ट हो रहा है। उस ओपिनियन को बिल्ट होने दें आप, उसको सपोर्ट करें, अपने मशवरे पेश ना करें आप। अच्छा, ओआईसी का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि मैं ओआईसी से बात करूँगा, ओआईसी आपके लिए कुछ नहीं करेगी। अभी जो फ़लस्तीन का मसला हुआ था, उस पर जो मीटिंग थी, सब जानते हैं, वो 3rd लेवल मीटिंग थी ओआईसी के वज़रा की, अफसरान की। वो 1st ग्रेड नहीं थी मीटिंग, ना 2nd ग्रेड थी। और उसके बाद जब मखदूम शाह महमूद साहब आते हैं तो मुल्तान में बैनर लगते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सानी, इसके बैनर लगते हैं। तो आप ज़रा से वाक़यात को अपनी फतह और ज़रा से वाक़यात को अपनी शिकस्त करार देते हैं। ये गलत है। आपको मगरबी मुल्कों को इनकरेज करना होगा, उनको सपोर्ट करना होगा, उनको मशवरे नहीं देने होंगे, उनको तनकीद नहीं करनी चाहिए। आपको चाहिए कि आप बताएं कि जनाब न्यूजीलैंड ने जो काम किया वो कमाल का काम था। हमें वाकई शर्म आती है जब हम न्यूजीलैंड का किरदार देखते हैं। अभी जो बरसी गुजरी है, उनकी प्राइम मिनिस्टर ने फिर इज्तिमा किया एक, फिर उन घरों पे गई वो, फिर नमाज अजान हुई, फिर इज्तिमाई तौर पर दुआ की गई। ये मुल्क हैं जिन्होंने अपने आप को रवादारी की तरफ ले गए। और फिर वहाँ के जो कदीम बाशिंदे न्यूजीलैंड के, वो आते हैं निकल के अपने इलाक़ों से, वो मशक़ें करते हैं, बताते हैं मुसलमानों को कि हम तुम्हारे साथ हैं। कनाडा में सभी गए, मेरा ख्याल है, बहुत कम लोग ऐसे जो नहीं गए। बिल्कुल सही। बेग साहब, मैं ज़रा ब्रिगेड साहब का पॉइंट भी ले लूँ। ब्रिगेड साहब की जानिब बढ़ूंगा। ब्रिगेड साहब, हाउ डू यू सी द होल सिचुएशन, आपकी क्या राय होगी? देखिए अरसलान, बात यह है कि इसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक इंटरनेशनल फैक्टर ऑफ द अमेरिकन एंड यूरोप, जो इस्लामोफोबिया को फैलाया और उसकी हरासमेंट क्रिएट की बाय डिज़ाइन, ताकि वो शो करे कि जी टेररिज्म, इस्लाम में दहशत गर्दी है, उसके ख़िलाफ़ सारे सबको खड़ो करो। ISIS आपके सामने है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने। नंबर 2, हमारे 57 इस्लामिक ममालिक की है। अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और टर्की के प्राइम मिनिस्टर अगर ये कर सकते हैं, तो वेयर आर द अदर 55 कंट्रीज? क्या उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इसको एक ऐसे टेक पॉइंट लें और इसको लेके आगे चलें, दुनिया को बताएं कि व्हाट इज़ इस्लाम? और इस्लाम के ऊपर आपके बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, कहाँ पर सेमिनार हुए हैं कभी? क्या यूरोप में कुछ सेमिनार हुआ है? कोई अमेरिका में सेमिनार हुए हैं? बाकी ममालिक में जो जिनके बारे में बताऊँ परसेप्शन है मुसलमानों के बारे में, किसने की है? बात यह कि बाय डिज़ाइन इस्लामिक ममालिक को भी आइसोलेट कर दिया गया, आपने डिवाइड कर दिया गया है। OIC की तरफ से क्या इसके ऊपर कोई एक्शन आपने क्यों बनाई है? ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों उन्होंने उसको नहीं इस्तेमाल किया? वेयर आर व्हाट आर द रीजंस? इसलिए कि वो सब के अपने में पर्सनल जो अपने मुल्क के और पर्सनल इंटरेस्ट हैं। अदरवाइज अगर वहाँ से OIC की तरफ से एक स्टेटमेंट आए, एक उसके बारे में लिटरेचर हो, कोई सेमिनार किया जाए, दुनिया के जो आप ममालिक हैं उनके बड़े बड़े जो मुल्क हैं उनको इन्वाइट किया जाए, उनको बताया जाए कि इस्लाम के टेनेंट्स इस्लाम क्या है, क्या इस्लाम बताता है, कितना पीसफुल रिलीजन है, एक मर्डर पूरी इंसानियत के बराबर हम कहते हैं, इट्स ए ह्यूमैनिटी है। क्या उनको सब पता है? ज़्यादा मेजॉरिटी को पता भी है, बट जान के किया जा रहा है। तो फिर कैसे टेररिज्म होगी कश्मीर में, अफगानिस्तान में, जो बाकी इराक में किया है, लीबिया में किया है, सीरिया में हो रहा है, यमन में हो रहा है, फिर कैसे होगा? बिकॉज दे गॉट देयर ओन डिजाइन्स। वी आर टू बी ब्लेम एज इस्लामिक कंट्रीज। हमारा कसूर है, हमने आप जब तक खुद ठीक नहीं होंगे, इस्लामिक ममालिक ठीक नहीं होंगे, किसी को परवाह नहीं है। हमारा अपना मुकदमा लड़ना, यानी कि ब्रिगेड साहब, हम अपना मुकदमा उस बेहतर अंदाज से नहीं लड़ रहे जिस तरह से लड़ना चाहिए, और यकीनन इस बात पे हम सब एग्रीड हैं। ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा। ब्रेक से वापस आकर वक्त ज़रा महदूद होगा, तो हम ये जो हवाई अड्डे देने के हवाले से बातचीत चल रही है और भी बहुत सारी ख़बरें हैं, कुछ इतलात ये भी हैं कि कहाँ Tier 1 Tier 2 मुज़ाकरात होंगे, कहाँ Tier 1 Tier 2 पे बात होगी। खान साहब ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वो इक्वल लेवल पे सिर्फ बाइडन साहब से बात करेंगे। ये भी खबरें चल रही हैं। मैं चाहूँगा ब्रेक के बाद इस पर ज़रा बात करते हैं, साथ रहिए।
जी वेलकम बैक। जनरल साहब, आपसे आगाज़ करते हुए, वक्त काफ़ी महदूद है लेकिन मैं चाह रहा था कि ये टॉपिक पे ज़रूर कमेंट आ जाए, तो हम मुख्तसर कमेंट ले सकेंगे। अगर अड्डे दिए जाएंगे तो शराइत के साथ दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे, कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को आप? बहुत से लोगों का ये मानना है इवेंचुअली हम देंगे अड्डे, एक अड्डा तो कम से कम देंगे, ऐसा नहीं है कि हम इतना रेजिस्ट कर पाएँ, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं खान साहब के होते हुए सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए, बुनियादी चीज ये है कि अड्डे देने ही नहीं चाहिए। आप एक दे दें या 4 दे दें, अगर आपने एक अड्डा एक दफा दे दिया तो मसला खड़ा हो गया। और यहाँ पे आसान तरीन तरीका ये है, और हमारा तजर्बा भी हमने ये किया है, वो ये है कि आप ये इशू पार्लियामेंट में लेके जाएं, पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास कर दे तो वो मैसेज बड़ा जबरदस्त चला जाएगा अमेरिका को भी, सारी दुनिया को, कि इनके लोग क्या चाहते हैं, अवाम क्या चाहती है। नेचुरली हम अवाम की ख्वाहिशात और मर्जी के खिलाफ तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो पब्लिक ओपिनियन है वो तो यही है कि हमें अड्डे नहीं देना चाहिए, लेकिन ये पार्लियामेंट के जरिए इसको एक्सप्रेस कर लें। आप शर्तों की बात करते हैं, शराइत मैंने 1-2 देखी हैं जो कि खासी सख्त हैं, और उसमें मेरा भी ख्याल कि अमेरिकन वो मानना चाहेंगे। उसमें खास तौर पे जो टारगेट सिलेक्शन की है कि टारगेट जो है वो पाकिस्तान अप्रूव करेगा कि कहाँ आपने हिट करना है, और नेचुरली पाकिस्तान अगर तालिबान के ऊपर हिट करने के लिए नहीं मानता तो वो टारगेट नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद अगर जाके वो मार के वहां पे तालिबान के ऊपर बॉम्बिंग करके तो आके कहें कि जनाब वो गलती से हो गया, तो आप क्या करेंगे? तालिबान ने भी आपको कहा है कि जनाब आप अड्डे न दें, कोई ना दे, ये हिस्टोरिक गलती होगी। तो मेरा ख्याल है कि आसान तरीन सीधा साफ सुथरा तरीका ये है कि आप उनसे मादरत करें, उनको बेसिस ना दें, और बिल्कुल उसके सही, लिए पार्लियामेंट बिल्कुल सही। बेग साहब एक खबर आपकी नज़र से गुजरी होगी जो अभी शाहमूद कुरैशी साहब ने रिस्पॉन्ड किया एक अफगान हुक्काम को, जिन्होंने बड़ा एक सख्त स्टेटमेंट दिया, उनका आप माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, फिर आप आज अड्डे दे रहे हैं। आप जो आज वहाँ पर हुकाम हैं, कल को वहाँ कौन इक़्तिदार में आता है, किस पे आपका असर रसूख है, ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हम इसी की वजह से फेस कर रहे हैं, और शायद हमें दोबारा अब एक फेस करने की पोजीशन से गुजरना पड़ेगा। डू यू एग्री विद दैट सर? देखिए, तालिबान तो आपको वार्न कर चुके हैं भाई, सीधी सीधी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अड्डे देने न देने का मैं समझता ये हूँ कि हमें पता ही नहीं चलता। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में अड्डे दिए गए तो बहुत बाद में मालूम होगा कि शमसी और वो गया, मेरा रिपोर्टर वहाँ गया तो पकड़ा गया और 6 महीने वो जेल में रहा, उसको पता ही नहीं चला हमें कहाँ गायब कर दिया गया उसको। अब मोहिद यूसुफ ने अभी कहा है कि मैंने अपने काउंटर पार्ट से कह दिया है कि मुझसे अड्डों की बात नहीं करना, बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई भैया। लेकिन लगता ये है कि बात चल रही है, बात शायद आगे बढ़ जाए, अड्डे देना नहीं चाहिए, हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होगा। ब्रिगेडियर साहब, आपकी क्या राय होगी सर इस पर? कंट्री नंबर 2, अमेरिका ने हमारे लिए क्या किया है? उनका प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर बात नहीं कर रहा, और प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा किया जो रिफ्यूज़ किया, सेक्रेटरी डिफेंस सेक्रेटरी फॉरेन सेक्रेटरी से बात करने इनकार कर लिया कि आई विल टॉक टू द प्रेसिडेंट, नॉट नथिंग मोर। मेरे पास तो ये खबर अभी तक मुसद्दिका नहीं है, ज़राए से है, आप तस्दीक कर रहे हैं इसकी? बिल्कुल, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिफ्यूज़ किया है, ही सेड कि नो आई विल नॉट टॉक टू सेक्रेटरी डिफेंस, उनसे बात करूंगा, और बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए। नाउ वी आर, आप एक न्यूक्लियर कंट्री हैं, आप इस्लामिक मुल्क हैं, आपकी बहुत अच्छी लड़ाका फौज है, आप इकनॉमी की तरक्की कर रहे हैं, और फिर सीपैक हमारा मनसूबा चाइना से लिंक है, रशिया से लिंक है, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन द रीजन। गॉन आर द डेज जब पाकिस्तान ऐसे करता था। आई थिंक ये हमें आप सोच लेना चाहिए। अमेरिका का इतना वो हमें आपको प्रेशर डाल रहे हैं कि उनका प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इसलिए बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान मान जाए तो फिर बात करें, ताकि भाई हम उनको खुश करें जी, ले जी हमने कर दिया आपका काम। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान स्ट्रिक्ट, आई एम श्योर कि वो फॉरेन ऑफिस ने, हमारे डिफेंस ने बहुत इसको एनालाइज किया होगा, ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल सही बात है, जनरल अब्दुल शोएब की जॉइंट रेजोल्यूशन है असम्बली का और सेनेट का, वहाँ से अवामी नुमाइंदे जो होते हैं, दे कैरी लॉट ऑफ वेट इन द जॉर ऑफ डेमोक्रेसी। ये रेजोल्यूशन जाएगा तो दुनिया को पता चलेगा कि ये पाकिस्तान की आवाम की तरफ से, ये नहीं। मुझे एक जुमले में बता दें कि अगर हम नहीं देते तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ताल्लुकात पर? कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या पड़ेगा? आपको क्या अमेरिका दे रहा है? बट सारे आपको सब कुछ उसने बंद किया हुआ है। IMF, वर्ल्ड बैंक, आई थिंक नाउ दिस टाइम आपको इस्लामी, तो ब्रिगेड साहब अगर आप कुछ देने की बात करता है फिर अड्डे दे देने चाहिए? नहीं देने चाहिए, किसी लिहाज से भी नहीं देने चाहिए। आपकी सॉवरेनिटी कहाँ रह जाती है? पहले एक इतना बड़ा इमरान खान खुद क्रिटिसाइज करते हैं जनरल मुशर्रफ को, तो नाउ द टाइम यू टू टेक स्टैंड। अमेरिका ने कश्मीर के लिए, अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक या मिलिट्री क्या दिया है? दे हैव स्टॉप्ड, दे आर नॉट इवन टॉकिंग टू आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आई थिंक दिस इज द टाइम, स्टैंड यूनाइटेड
and stand. पॉइंट टेकन ब्रिगेड साहब और खान साहब की वो तमाम तर जो जहाँ से उन्होंने आगाज़ किया था, आगाज़ तो खैर बहुत पहले किया, लेकिन फिर जो उनकी एक लाइन की नेटो लाइन के हवाले से मौक़िफ़ रहा और फिर जो उनका प्रोटेस्ट रहा और सारी चीज़ें हैं वो हम सबको आज भी बहुत याद हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो अब अगर कुछ इस तरह की चीज़ करते हैं तो यकीनन उनके लिए भी मुश्किल है, लेकिन फिर सारे मामलात और सर्कमस्टांसेस को भी देखना है। तो ऐसे में अब जो भी फ़ैसला आएगा यकीनन वो एक मुश्किल फ़ैसला होगा जो पाकिस्तान को लेना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा, लेकिन देखते हैं कि किस तरफ ये मामला जाता है। बहुत शुक्रिया तीनों मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।